श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बुधवार सुबह 6 बजे बहादुरगढ़ के गांव छारा स्थित लाला दीवानचंद अखाड़े पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की और इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी यहाँ पर रहे और पहलवानों से वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट गए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। बता दें कि राहुल गांधी ने अखाड़े जाकर पहलवानों से ऐसे समय पर मुलाकात की है जब भारतीय कुश्ती महासंघ में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है। जहां पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने कल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 5 मिनट का समय निकालने की मांग की है और साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड लौटाने की बात कही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा है। दरअसल कल मंगलवार को राहुल गांधी ने युवाओं के एक समूह से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में 2019 से 21 तक चली सेना एवं एयरफोर्स की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सरकार ने अनगिनत युवाओं के सपनों को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि यह दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आए नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्य धारा की मीडिया के प्राइम टाइम में जगह ना बना सके, पर हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार आज 27 दिसंबर बुधवार को हो सकता है। हालांकि मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज 27 दिसंबर को मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में 22 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 8 से 10 मंत्री के ओबीसी से होने की संभावना है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच खबर है कि सट्टेबाजी के आरोप में बंद किए गए महादेव ऐप के प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद किया गया है। बता दें कि ईडी के अनुरोध पर यूएई सरकार ने चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया। हालांकि ईडी की ओर से मामले की पुष्टि नहीं की गई है। यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। खबरों के मुताबिक दुबई में सौरभ चंद्राकर के ठिकानों पर ताला लगाकर उसे नजरबंद कर दिया गया है और दुबई में भारतीय अधिकारियों द्वारा चंद्राकर को जल्द ही भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज घाटी जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वे राजौरी पुंछ का दौरा कर धरातल पर हालात की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही वे सेना के ऑपरेशन तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति भी इलाके का दौरा करने वाली है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने पुंछ में सेना के वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA अब देश का कानून बन चुका है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सोशल मीडिया और IT सेल के सदस्यों के साथ हुई बैठक के दौरान गृह मंत्री ने यह बात कही। बता दें कि इस बैठक का आयोजन एक बंद कमरे में किया गया, जिसका वीडियो क्लिप बंगाल बीजेपी मीडिया सेल द्वारा जारी किया गया है। इसमें अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि TMC अध्यक्ष कभी कभी लोगों को और शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में CAA लागू होगा या नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी 2019 में संसद में पारित किए गए CAA का विरोध करती आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सत्तारूढ़ TMC पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि दीदी के सांसद उपहार के बदले व्यापारियों के साथ अपना पासवर्ड साझा करते हैं और अब वह उस सांसद को बचाने की कोशिश कर रही हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में गरीबों के बारे में कितने सवाल पूछे गए, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि गरीब उन्हें महंगे उपहार नहीं दे सकते। बता दें कि अमित शाह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वायरी के आरोपों के मामले में बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि उनके सांसद उपराष्ट्रपति की नकल भी करते हैं, क्या यह एक सांसद को शोभा देता है? इसके अलावा अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी अगले साल राज्य की 40 संसदीय सीटों में से 35 से अधिक सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के पूर्व सांसद अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय मंत्री के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। बता दें कि बीजेपी का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के लेटर हेड से एक नोटिस जारी करते हुए लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय मंत्री पद से पदमुक्त किया जाता है। ये सूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाजरा को पार्टी विरोधी बयान देने के चलते हटाया गया है। वे पिछले कुछ समय से राज्य में पार्टी के कामकाज की आलोचना कर रहे थे। बता दें कि हाजरा पहले टीएमसी के सांसद थे, बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए और साल 2020 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। कल 26 दिसंबर को हूतियों की तरफ से किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने लाल सागर में 12 हूती हमलावर ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन ईरान समर्थित हूती की तरफ से लॉन्च किए गए थे। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमले में किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि दक्षिण लाल सागर में अमेरिका की कार्रवाई में एक तरफा हमले वाले 12 ड्रोन, 3 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों और जमीन से हमला करने वाली 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। नई दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इस हमले को संभावित आतंकी हमला माना है। ऐसे में इजराइल ने अपने नागरिकों को संभावित खतरे से बचने के लिए आगाह किया है। एडवाइजरी में यहूदी नागरिकों को भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल और बाजार में ना जाने की सलाह दी गई है और लोगों को सार्वजनिक स्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पब सहित अन्य जगहों में सतर्क रहने के लिए आगाह किया गया है। साथ ही यहूदियों को एक साथ समूह में कहीं भी जाने से बचने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि अगर कोई कहीं जाए तो अपनी पहचान आम लोगों के साथ साझा ना करें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने से परहेज करें। आपको बता दें कि कल मंगलवार शाम को करीब 5:45 पर इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ। इसकी सूचना इजरायली एम्बेसी के सुरक्षा गार्ड ने दी। हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ और फिलहाल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीम मामले की जांच कर रही है। कोरोना वायरस एक बार फिर देश में अपना डर फैला रहा है। इसके नए सब वेरिएंट JN.1 की अब तक 7 राज्यों में पुष्टि की जा चुकी है। केरल, कर्नाटक और गोवा के बाद अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान में भी इसके मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JN.1 सब वेरिएंट के कुल मामले बढ़कर 69 तक पहुंच गए हैं। इसके गोवा में 34, कर्नाटक में 8, केरल में 6, महाराष्ट्र में 9, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मरीज हैं। अब ऐसे में विशेषज्ञों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के बाद दैनिक संक्रमित रोगियों में उछाल आने की आशंका जताई है। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते में दिखाई देने वाला उछाल उसके अगले 3 हफ्तों तक और रह सकता है। इसके बाद ही कोरोना के ट्रेंड में किसी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि कोरोना का नया सब वेरिएंट कब तक आबादी में स्थिर रह सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है। बता दें कि बीते दिन देश में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कर्नाटक में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश की तमाम बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। इसी क्रम में CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी को भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया। हालांकि उन्होंने कल मंगलवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। CPIM ने एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि कॉमरेड सीताराम येचुरी निमंत्रण मिलने के बावजूद समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसे लेकर सीताराम येचुरी ने अपने एक बयान में कहा
कि सीपीआईएम की नीति धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना और प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के अधिकार की रक्षा करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को सीधे राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में एक बुनियादी सिद्धांत है कि संविधान के तहत देश की सरकार का कोई धार्मिक संबंध नहीं होना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया है, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार करने पर विश्व हिंदू परिषद ने उन पर निशाना साधा है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान में कहा कि खबर है कि सीताराम नाम वाले सज्जन अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध समझ में आता है, लेकिन अगर किसी को उनके नाम से इतनी घृणा है तो वह केवल कम्युनिस्ट हो सकते हैं। बंसल ने कहा कि येचुरी की पार्टी की प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, लेकिन यह साफ नहीं है कि सीपीआईएम महासचिव का विरोध भगवान राम से है या फिर अपने ही नाम से है। मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की गई है। बता दें कि इस ईमेल में आरबीआई ऑफिस के अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इन सभी जगहों पर पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। एफआईआर के अनुसार ईमेल में लिखा गया है कि मुंबई में विभिन्न स्थानों पर 11 बम लगाए गए हैं और फोर्ट में आरबीआई की नई केंद्रीय कार्यालय इमारत, चर्च गेट में एचडीएफसी हाउस और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईसीआईसीआई बैंक टावर में दोपहर 1:30 पर विस्फोट होंगे। सभी 11 जगहों पर एक के बाद एक विस्फोट होगा। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 27 दिसंबर को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी 250 अंकों की मजबूती के साथ 71,600 के लेवल पर है। बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार को भी सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 47,815 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।